गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी का जो चैप्टर है जनन, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा आप लोग एसबीएम ऑनलाइन क्लासेस यमुनिया के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। चलिए, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूरे लेक्चर को जरूर देखिएगा और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए ही पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में शिशु कहाँ विकसित होता है। तो हम लोग ये बात पता होना चाहिए आप लोगों को, ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो शिशु है वो कहाँ विकसित होता है। तो कहाँ विकसित होता है? तो मनुष्य में जो शिशु विकसित होता है वो होता है गर्भाशय में। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा गर्भाशय बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में नर प्रजनन कोशिका को क्या कहते हैं, यानी कि नर जनन कोशिका को क्या कहते हैं? कौन सी कोशिका है जो नर में जो जनन की प्रक्रिया में भाग लेती है? ऑप्शन है अंडाणु, बीज, शुक्राणु और रक्त कोशिका। तो जो शुक्राणु है वो नर कोशिका यानी नर जनन कोशिका है, जिसे नर युग्मक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी शुक्राणु बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पराग कोश में क्या होते हैं? तो पराग कोश जो है वो नर युग्मक का निर्माण करता है। और नर युग्मक का क्या नाम है? तो नर युग्मक का नाम होता है परागकण। तो क्या हो जाएगा आपको हमारा आंसर? सही आंसर ऑप्शन डी परागकण। याद रखना है आप लोगों को कि जो पराग कोश होते हैं ये पराग कोश पाए जाते हैं पुष्प के नर भाग पुंकेसर में। कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प के नर भाग पुंकेसर में पाए जाते हैं पराग कोश। और उन्हीं पराग कोश में उत्पन्न होता है परागकण जो नर युग्मक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फूल में नर प्रजनन अंग है। अभी आपको तुरंत ही ऊपर बताया है कि पुष्प में जो नर प्रजनन अंग होता है वो होता है पुंकेसर और जो मादा प्रजनन अंग है वो है स्त्रीकेसर। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पुंकेसर। अगर हम बात करें अंडाशय, वर्तिका और वर्तिका का, तो ये पुष्प के स्त्रीकेसर का भाग है। और स्त्री केसर को ही क्या कहा जाता है? तो स्त्री केसर को ही मादा जनन अंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मादा जनन अंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन जो है वो पैरामीशियम में भी होता है, द्विखंडन अमीबा में भी होता है, द्विखंडन लेशमानिया में भी होता है, जिसमें से अमीबा और पैरामीशियम आपके बुक में दिया हुआ है। तो इन तीनों में जो है द्विखंडन की विधि द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर में कि जो द्विखंडन होता है वो अलैंगिक जनन की एक विधि है। तो द्विखंडन के द्वारा ही इन तीनों में प्रजनन होता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि इन सभी में जो द्विखंडन के द्वारा क्या होता है तो जनन की प्रक्रिया होती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पौधे का जो जनन अंग होता है मुख्यतः जो आवृंत बीजी पौधे होते हैं, उन आवृंत बीजी पौधे का जो जनन अंग होता है वो होता है पुष्प यानी कि फूल। तो पुष्प का पौधे का जो जनन अंग है वो क्या है? तो वो पुष्प यानी कि फूल है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो मुख्यतः होता है वो होता है ईस्ट में। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। और ईस्ट के साथ साथ एक आपको याद रखना है हाइड्रा, ईस्ट तथा हाइड्रा। ईस्ट हो गया और हाइड्रा हो गया, इन दोनों में मुकुलन द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु जो निषेचित होता है वो निषेचित होता है मादा के अंडवाहिनी में। कहाँ पे निषेचित होता है? तो याद रखना है मादा के अंडवाहिनी में निषेचित होता है। और अंडवाहिनी को ही क्या बोला जाता है? तो अंडवाहिनी को ही फैलोपियन नलिका बोला जाता है। फैलोपियन नलिका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पूछा है अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? तो अंडाणु का जो निर्माण होता है वो होता है अंडाशय में। याद रखिए, अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है, अंडाणु निषेचित फैलोपियन नलिका में होता है। और
अंडाणु निषेचित होने के बाद जो भ्रूण है उस भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। तो ये 3 मुख्य चीजें आपको याद रखनी है कि अंडाणु का उत्पत्ति अंडाशय में, अंडाणु निषेचक फैलोपियन ट्यूब में और अंडाणु जो है वो भ्रूण में शिशु का विकास जो होता है वो होता है गर्भाशय में। अगला क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन देखिए, अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी और शुक्रवाहिका। हाँ, एक सेकंड देखिए, अभी आपको हम बताएं कि अंडवाहिनी जो भाग है, ये अंडवाहिनी किसका दूसरा नाम है? तो अंडवाहिनी फैलोपियन नलिका का ही दूसरा नाम है। इसे फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। अगला देखिए, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो जो अंडाशय है, गर्भाशय है और डिंबवाहिनी यानी जिसको अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका बोले, तो अभी तुरंत हम लोग ऊपर पढ़े कि ये 3 जो है ऑप्शन ए, डी, बी और डी, ये तीनों किसके भाग हैं? तो ये मादा जनन तंत्र के भाग हैं। तो ऑप्शन जो हमारा बी है शुक्रवाहिका, ये जो है ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं बल्कि ये किसका भाग है? तो आप कहिएगा कि ये भाग है नर जनन तंत्र का। ये किसका भाग है? तो ये भाग है नर जनन तंत्र का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो जो शुक्राणु है उस शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, और जो शुक्राणु यानी कि नर युग्मक, तो नर युग्मक का जो निर्माण होता है वो वृषण में होता है, और जो मादा युग्मक है उसका निर्माण कहाँ होता है? उसका निर्माण अंडाशय में होता है। तो क्वेश्चन है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए वृषण में। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन नर युग्मक है? तो नर युग्मक याद रखना है, नर युग्मक को क्या बोला जाता है? तो नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु बोला जाता है। तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक क्या होता है? तो अंडाणु होता है। क्वेश्चन है कि कौन नर युग्मक है? तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए शुक्राणु जो है वो नर युग्मक है। अगला देखिए क्या है कि पुष्प का नर भाग क्या है? तो याद रखना है आप लोगों की, पुष्प के नर भाग को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिसमें प्रमुख है, एक है पुंकेसर और स्त्री भाग को बोला जाता है स्त्री केसर। पुष्प के नर भाग को पुंकेसर और मादा भाग को क्या बोला जाता है? स्त्री केसर बोला जाता है। परंतु अगर हम देखेंगे इसको सम्मिलित रूप से पुमंग बोला जाता है और इसको सम्मिलित रूप से जायांग बोला जाता है। पुंग केसर को सम्मिलित रूप से पुमंग और स्त्री केसर को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? तो जायांग बोला जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि पुष्प के नर भाग को क्या बोला जाता है? तो पुष्प के नर भाग को पुमंग बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखिए, पुष्प में कौन सा भाग परागकण बनाता है? आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि परागकण जो है वो पुष्प का नर युग्मक है। तो नर युग्मक का निर्माण कहाँ होगा? तो नर युग्मक का निर्माण पुष्प के नर भाग में होगा, और पुष्प के नर भाग को क्या बोला जाता है? पुमंग बोला जाता है, या उसी को क्या बोला जाता है? तो पुंकेसर बोला जाता है। तो परागकण कहाँ बनता है? तो परागकण बनता है पुंकेसर में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? तो दिए गए ऑप्शन में से मुख्यतः जो पुनरुद्ध भवन का उदाहरण, फिर से क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? तो याद रखना है आपको, इसमें जो हमारा हाइड्रा होता है और स्पाइरोगायरा होता है, अमीबा। तो आपको पता है कि अमीबा में जो होता है वो किस द्वारा होता है? तो वो होता है द्विखंडन के द्वारा। अमीबा में जो जनन की क्रिया होती है वो होती है द्विखंडन के द्वारा, और हाइड्रा में जो होता है वो होता है मुकुलन के द्वारा। पुनरुद्ध भवन जो होता है वो होता है स्पाइरोगायरा में। पुनरुद्ध भवन जो होता है वो होता है स्पाइरोगायरा में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पुष्प है? तो क्लास में जब हमको पढ़ा रहे थे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आता है कि कौन एकलिंगी है। तो जो पपीता का फूल होता है ना, पपीता का पुष्प यानी कि पपीता का जो पेड़ होता है वो होता है एकलिंगी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पपीता पुष्प।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? तो उभयलिंगी पूछा है हमसे, कौन उभयलिंगी है? यहाँ प्राणी दिया है, केचुआ, मेढक, मछली, कछुआ। तो इसमें जो केचुआ होता है, केचुआ, केचुआ जो है ऑप्शन ए, जिसे किसान का मित्र भी बोला जाता है केचुआ को, ये केचुआ जो होता है उभयलिंगी होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए एक लिंगी और उभयलिंगी का मतलब क्या होता है। एक लिंगी का मतलब हुआ कि वैसे फूल जिसमें नर और मादा दोनों अलग-अलग शरीर पे उपस्थित होते हैं, उसे एकलिंगी बोला जाता है। और जब नर और मादा एक ही शरीर पे उपस्थित होते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? तो उभयलिंगी बोला जाता है। ठीक है? तो याद रखना है, जिसमें नर और मादा एकल शरीर पे स्थित हो तो एकलिंगी, अगर अलग-अलग पे हो तो उभयलिंगी, सॉरी, अगर अलग-अलग हो तो एकलिंगी और एक ही पे हो तो उभयलिंगी, या उभयलिंगी को ही एक अन्य नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है द्विलिंगी। तो या तो उभयलिंगी बोलिए या तो द्विलिंगी बोलिए, दोनों सही है। तो ऑप्शन ए हमारा केचुआ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, बोलता है निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? क्वेश्चन है गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, इनमें से सभी। तो देखिए ये सभी जो रोग है गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, ये सभी विषाणु जनित रोग है, ना कि जीवाणु जनित रोग। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है वो जीवाणु जनित रोग नहीं है, बल्कि ये सभी के जो है, तो ये सभी रोग विषाणु के द्वारा होते हैं। सही है। अगला क्वेश्चन है एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? तो यहाँ देखिए आपको बहुत कंफ्यूज होगा एंड्रोजन और एस्ट्रोजन में। एंड्रोजन और एस्ट्रोजन में, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन याद रखना है कि जो एस्ट्रोजन है वो मादा लिंग हार्मोन है, लेकिन जो एंड्रोजन है वो क्या है? तो वो नर लिंग हार्मोन है। तो क्वेश्चन पूछा है कि एंड्रोजन क्या है, तो बच्चे लोग एंड्रोजन है हमारा नर लिंग हार्मोन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, नर लिंग हार्मोन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो हमें पता है कि अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है वो मुख्यतः विखंडन के द्वारा, या हम लोग बोल सकते हैं द्विविखंडन या बहुविखंडन। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अमीबा में जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वो होती है विखंडन के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो जब आपको क्लास में पढ़ा रहे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि पुष्प में जो है वो बीजांड परिवर्तित होता है बीज में, बीजांड परिवर्तित होता है बीज में, बीजांड बीज में, और अंडाशय परिवर्तित होता है फल में। अंडाशय परिवर्तित होता है फल में, और जो हमारा अंड कोशिका है वो अंड कोशिका चेंज होता है भ्रूण में। बीजांड बीज में परिवर्तित होता है, अंडाशय फल में, और अंड कोशिका भ्रूण में। तो क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो पुष्प का जो अंडाशय भाग होता है वो फल में बदलता है। तो ऑप्शन सी अंडाशय हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे का जो जनन अंग है यानी कि नर अंग और मादा अंग, नर जनन अंग और मादा जनन, वो दोनों पाए जाते हैं पुष्प में यानी कि फूल में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पुष्प में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण नर युग्मक है, तो नर जनन अंग के अंदर बनेंगे, और पुष्प का नर जनन अंग क्या है? तो पुष्प का नर जनन पराग कोश है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पराग कोश। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा में, ईस्ट में, पैरामीशियम में, इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा में भी द्विखंडन होता है और पैरामीशियम में भी द्विखंडन होता है। तो ईस्ट जो है इसमें द्विखंडन नहीं बल्कि मुकुलन की प्रक्रिया होती है। इसमें जो जनन की प्रक्रिया होती है वो मुकुलन के द्वारा होती है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ईस्ट। किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। एकलिंगी पादप का उदाहरण है। अभी तुरंत इस क्वेश्चन को हम लोग ऊपर सॉल्व किए हैं कि एकलिंगी पादप का उदाहरण कौन है। तो एकलिंगी पादप का उदाहरण ऑप्शन है हमारा पपीता। जो पपीता है वो एकलिंगी पादप का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। यहाँ मुख्यतः नर युग्मक, किसके नर युग्मक का बात किया जा रहा है ये तो दिया हुआ ही नहीं है कि नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि नर युग्मक, अगर हम लोग बताते आपको युग्मक के बारे में, पहले समझ जाइए।
जो युग्मक होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक, अगर मनुष्य का बात करें तो नर युग्मक है, मादा युग्मक है अंडाणु और नर युग्मक होता है शुक्राणु। याद रखना है कि जो मादा युग्मक है उसे अंडाणु कहा जाता है और जो नर युग्मक है उसे शुक्राणु कहा जाता है। तो संख्या में अंडाणु में भी जो होता है वो 46 गुणसूत्र, सॉरी 23 होता है गुणसूत्र। इसमें भी अंडाणु में भी 23 गुणसूत्र और शुक्राणु में भी 23 गुणसूत्र, अंडाणु में भी 23 गुणसूत्र और शुक्राणु में भी 23 गुणसूत्र। तो यहाँ पे नर युग्मक, तो हम लोग मुख्यतः मनुष्य को मान के चलते हैं, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 होती है, जिसमें से 22 अंडाणु और शुक्राणु में 22 गुणसूत्र समान होते हैं, एक गुणसूत्र क्या होता है, भिन्न होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और यही लिंग क्या करता है, लिंग गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है। तो मानव में देखिए ये जो वृषण है, अधिवृक्ष, शुक्राशय, शुक्र जनन नलिका, ये चारों जो है नर जनन अंग के भाग है। किसके भाग है, तो ये चारों नर जनन अंग के भाग है। लेकिन मुख्यतः जो नर जनन अंग होता है जिसमें कि नर युग्मक का निर्माण होता है वो है ऑप्शन ए वृषण। तो वृषण जो है वो मुख्यतः नर जनन अंग है जिसमें कि नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। पूछ ले कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। कहाँ होता है शुक्राणु का निर्माण, तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27, भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो आप लोगों को पता है कि भ्रूण यानी कि जब अंडाणु का निर्माण होता है, वो अंडाणु का निर्माण होता है हमारा अंडाशय में। अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय में। अंडाणु निषेचित तो होती है फैलोपियन ट्यूब में। और अंडाणु जो अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन से जो भ्रूण बनता है उस भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, गर्भाशय। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, यौन परिपक्वता अवधि को क्या कहते हैं। तो यौन परिपक्वता यानी जब यौन परिपक्व होने की अवस्था में आ जाता है तो इस अवस्था को यौवनारंभ कहा जाता है, यानी कि युवा अवस्था का आरंभ यानी कि यौवना आरंभ कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय, तो जब अंडाशय पूर्ण विकसित हो जाता है तो वो बदल जाता है फल में। तो क्वेश्चन है पूर्ण विकसित अंडाशय क्या बनेगा, तो पूर्ण विकसित अंडाशय परिवर्तित होता है फल में। तो ऑप्शन सी फल हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बीजांड है ये परिवर्तित हो जाएगा बीज में और अंडाशय परिवर्तित हो जाता है फल में। तो ऑप्शन सी फल हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और आज 30 नंबर क्वेश्चन, बीज विकसित होता है। तो बीज अभी जस्ट हम आपको बताएं कि जो बीज विकसित होते हैं वो विकसित होंगे बीजांड से। बीजांड ही परिवर्तित होकर बीज बनाएगा और अंडाशय पककर यानी अंडाशय परिवर्तित होकर फल बनाता है। तो बीज विकसित होता है, तो बीज विकसित होता है बीजांड से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31, एक प्रारूपी पुष्प के बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं। देखिए पुष्प का जो रंगीन भाग होता है जो भंवरे कीट को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है, तो एक पुष्प के पुष्प पत्र को क्या कहा जाता है, पुष्प के पुष्प पत्र को दलपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा पुष्प का जो पुष्प पत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, दलपुंज कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी दलपुंज को पंखुड़ी भी कहा जाता है, पुष्प की पंखुड़ियां। तो याद रखना है दलपुंज का एक और नाम क्या है, तो दलपुंज का एक नाम और है पंखुड़ियां। पुष्प की पंखुड़ियां जो रंगीन होती है, पुष्प के जो रंगीन भाग आपको देखने को मिलते हैं, लाल पुष्प, पीला, हरा, सफेद, ये सब जो पुष्प हैं ये सब क्या होते हैं, तो पुष्प के रंगीन भाग दलपुंज होते हैं। पुष्प में उपस्थित दलपुंज और पुष्प के सुगंध, ये सभी चीजें जो है, ये सभी चीजें क्या करती है, तो ये सभी चीजें भंवरे कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती है। क्वेश्चन नंबर 22, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन आपको याद रखना है ये एक नर हार्मोन है, ये नर से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो जो स्रावित होता है वृषण से, कहाँ से स्रावित होता है, वृषण से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो स्रावित होता है वृषण से।
अगला देखिए, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस प्रकार के जल में रहता है? तो आपको याद रखना है, डेंगू एक भयंकर रोग है, लेकिन इसे जो उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं, वो मच्छर साफ जल में उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? साफ जल में। और आपको मच्छर से रिलेटेड एक और बात आपको बता देते हैं कि कभी भी अगर मच्छर काटता है तो वो नर मच्छर नहीं काटता है, कभी भी काटेगा तो कौन काटेगा? मादा मच्छर। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा ऐसा क्यों? मादा मच्छर क्यों काटती है? तो इसका एक रीजन है, क्योंकि मादा मच्छर जब अपने भ्रूण को यानी कि उनके जब वो एक बच्चे को जन्म देने वाली रहती है, तो उस समय क्या होता है, उन बच्चे को पोषण का जरूरत होता है। वही पोषण वो रक्त के माध्यम से अपने शिशु को देना चाहती है, जो रक्त वो विभिन्न जीवों के शरीर से प्रदान करती है। तो इसी कारण से क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा कि मादा मच्छर कभी भी किसी जीवों को काटती है। तो क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल में रहता है? तो वो साफ जल में रहता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि साफ जल में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी देखिए, तो मलेरिया परजीवी यानी मलेरिया रोग मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, लिशमानिया, प्रोटोजोआ और इनमें से कोई नहीं। जो प्लाज्मोडियम होता है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया के लिए, मलेरिया रोग के लिए क्या होता है? तो उत्तरदायी होता है। कौन उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की भी बहुत सारी विधियां थी, लेकिन उसमें से कुछ विधियां क्या थी जो प्राकृतिक होती थी, लेकिन कुछ विधियां क्या थी जो मनुष्यों के द्वारा अपनाई थी, जिसे कृत्रिम प्रवर्धन की विधि वो बोलते हैं। तो कलम लगाना यानी दो पेड़ों को एक साथ जोड़ के जब नया पेड़ उगाते थे तो उसे क्या बोला जाता था? तो उसे कलम लगाना बोला जाता है। दाब लगाना, किसी पौधे का कोई भाग लिया जाता था, किसी पौधे के भाग को लेकर के उसे रोप दिया गया, मतलब उसे तने को रोप दिया गया, उसमें जब जड़ निकल आता था तो उसके बाद उसको तने को अलग कर दिया गया, इसको दाब लगाना। और कलम बांधना, ओ ऑप्शन ए ऑप्शन सी दोनों बिल्कुल सेम ही है। तो इसमें से सभी जो है, उठा दो। तो देखिए, इसमें से सभी जो है वो क्या है कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का भाग है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी क्या है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि है। ऑप्शन देखिए, क्या बोलता है, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो मासिक धर्म यानी कि जब स्त्रियों में पहली बार मासिक धर्म होता है तो उसी इंग्लिश में मेनार्चे बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ऑप्शन बी मेनार्चे बोला जाता है। और जब मासिक धर्म समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इसको मेन्यूपॉज बोला जाता है। मासिक धर्म स्टार्ट होने की, मासिक चक्र स्टार्ट होने की अवधि को बोला जाता है मेनार्चे, और जब मासिक चक्र खत्म हो जाता है उसको बोला जाता है मेनो पोज बोला जाता है। याद रखना है, मासिक धर्म स्टार्ट होने की क्रिया मेनार्चे और मासिक चक्र समाप्त होने की क्रिया मेनोपॉज कहा जाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, लैंगिक जनन संचारित रोग कौन सा है? तो लैंगिक जनन यानी कि जनन की क्रिया के दौरान यदि कोई रोग फैलता है तो उसे लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। तो इनमें से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो पीलिया, चेचक, एड्स और प्लेग। तो ऑप्शन सी जो हमारा एड्स है वो बिल्कुल सही है, ये लैंगिक जनन संचारित रोग है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 कि वर्तिका किसका भाग है? तो याद रखना है आपको, जो वर्तिका होता है, ये वर्तिका जो है ये पुष्प के मादा भाग का भाग है। तो पुष्प के मादा भाग को क्या बोला जाता है? तो आप लोगों को बेहद अच्छी तरीके से पता है कि अगर हम एक का बात करें तो इस तरीके से, और सामूहिक रूप से उसे क्या बोला जाता है? तो सामूहिक रूप से उसे जायांग बोला जाता है। तो वर्तिका किसका भाग है बच्चे लोग? आपको याद रखना है कि वर्तिका भाग है जायांग का। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जायांग का। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो है ईस्ट में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में और अमीबा में। मुख्यतः बच्चों इसमें ईस्ट में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में और अमीबा में। तो देखिए बच्चा लोग, अमीबा में तो द्विखंडन होता ही होता है, ठीक है। अब देखिए, ईस्ट में जो मुकुलन की क्रिया होती है उसमें भी जीव मुख्यतः टूट कर ही बाहर निकलते हैं, कभी कभी दो भागों में भी टूट जाते हैं, और पैरामीशियम में भी होता है। तो ऑप्शन सी हमारा जो यूग्लिना है, देखिए बच्चा लोग, एक सेकेंड रुकिए, पैरामीशियम, एक सेकेंड, क्वेश्चन है कि किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो ईस्ट में तो मुकुलन होता है, पैरामीशियम, हाँ। देखिए बच्चा लोग, ऑप्शन ए हमारा ईस्ट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि ईस्ट में जो है वो द्विखंडन नहीं होता है, बल्कि ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है। तो किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होता है, चाहे वो बालक में हो या बालिका में, यानी स्त्री में हो या पुरुष में हो, जितने भी परिवर्तन किशोरावस्था के दौरान होते हैं, तो ये मुख्यतः नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन, इन दोनों के कारण होता है। तो यहाँ पर तो कोई बेसिकली दिया नहीं गया कि नर का बात हो रहा है या मादा का बात हो रहा है, तो दोनों में सम्मिलित रूप से ये परिवर्तन होते हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कारण। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। अगला देखिए, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो हम लोगों को पता है कि ईस्ट और हाइड्रा, ईस्ट तथा हाइड्रा, याद रखना है, ईस्ट तथा हाइड्रा में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, तो वो मुकुलन के द्वारा होती है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि मुकुलन के द्वारा क्या होता है, इसमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया ईस्ट में होती है। और आपको याद रखना हाइड्रा, हाइड्रा में भी जनन की प्रक्रिया किस प्रक्रिया द्वारा होती है, तो मुकुलन के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। तो आलू में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए, कायिक प्रवर्धन आलू में भी होता है, ब्रायोफिलम की पत्ती में भी होता है। तो आलू में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो आलू के जड़ द्वारा होता है। तो क्योंकि आलू जड़ है और उसी को रोप के क्या किया जाता है, तो नए पौधे को उगाया जाता है। तो आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो याद रखना है कि जड़ के द्वारा होता है आलू में कायिक प्रवर्धन। आलू में क्या होगा, तो जड़ के द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर देखिए, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। बच्चे लोग अगला क्वेश्चन देखिए, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, यानी कौन से जीव है जो उभयलिंगी होते हैं, जिसमें नर और मादा एक ही शरीर में पाया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार हाइड्रा, मनुष्य, मछली, बकरी। तो इसमें जो हाइड्रा होता है वो उभयलिंगी जीव का क्या है, उदाहरण। यानी हाइड्रा में क्या होता है, मुख्यतः नर और मादा एक ही शरीर पे पाए जाते हैं। और हाइड्रा में जनन की प्रक्रिया अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, मानव मादा जनन तंत्र में निषेचन कहाँ होता है। तो मानव मादा जनन तंत्र में जो निषेचन होता है वो होता है फैलोपियन नलिका में। तो याद रखना है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, तो निषेचन फैलोपियन नलिका में। अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है। तो अभी तुरंत आपको बताएं कि अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो अंडाणु का निर्माण ऑप्शन बी अंडाशय में होता है। अगला देखिए, शुक्राणु किस स्थान पर संग्रहित होता है। तो शुक्राणु जो है वो संग्रहित होता है अधिवृषण में। याद रखना है आपको कि शुक्राणु जो संग्रहित होता है वो होता है अधिवृषण में, और उस अधिवृषण को इंग्लिश में एपिडिडिमिस कहा जाता है। ठीक है, तो शुक्राणु कहाँ संग्रहित होता है, शुक्राणु अधिवृषण में संग्रहित है, जिसका इंग्लिश नाम है ये। तो आपको याद रखना है कि शुक्राणु कहाँ संग्रहित होता है, शुक्राणु संग्रहित होता है अधिवृषण में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन है कि गर्भ का विकास किसमें होता है। तो जो गर्भ का विकास है, यानी जो भ्रूण का निर्माण होता है, जो भ्रूण बनता है, उस भ्रूण का निर्माण का विकास कहाँ होता है। तो उस भ्रूण का जो विकास होता है, उस भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। कहाँ पे विकास होता है, तो याद रखना है आपको गर्भाशय में। देखिए शिशु जब मतलब भ्रूण का जब निर्माण हो जाता है, तो वो भ्रूण जब गर्भाशय में जाकर के स्थानांतरित होता है। सबसे पहले अंडाणु निषेचित हुआ फैलोपियन ट्यूब में, वो निषेचित अंडाणु अब क्या होगा, तो वो निषेचित अंडाणु जाएगा गर्भाशय में और वहां पे रोपित होगा। वहां रोपित होने के बाद एक संरचना होती है जिसे कहते हैं अपरा। उस संरचना का नाम है, आपको याद रखना है उस संरचना का नाम, उस संरचना को बोला जाता है अपरा। और इसी अपरा के द्वारा क्या होता है, इसी अपरा के द्वारा भ्रूण को पोषण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, स्त्री में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है। तो स्त्री में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, इसके लिए जिम्मेवार हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, एस्ट्रोजन। ये जो है स्त्रियों में लैंगिक लक्षण के लिए जिम्मेवार होते हैं। अगला देखिए, मानव में गर्भ निरोधन के लिए सबसे अधिक स्थायी विधि कौन है। तो देखिए मानव में जो गर्भ निरोध कहने का तात्पर्य होता है कि अब शिशु का निर्माण नहीं करना है, तो यानी अब शिशु को जन्म नहीं देना है। तो इसके लिए कौन सी अस्थायी विधि अपनाई, अस्थायी विधि, यानी उसके पश्चात अब शिशु को कभी उत्पन्न नहीं किया जाता। तो हमारा होता है नसबंदी।
ठीक है। नसबंदी के द्वारा क्या किया जाता है, ये नसबंदी स्त्रियों में भी हो सकता है, पुरुषों में भी हो सकता है। इसके द्वारा जिस मनुष्य को यानी जिस दंपत्ति को अब बच्चा नहीं चाहिए, अब शिशु नहीं चाहिए, तो वो इस विधि को अपनाते हैं, नसबंदी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि नसबंदी जिस गर्भ निरोधक की प्रमुख विधि है जो अपनाई जाती है मनुष्यों में। अगला है शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया। तो जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो इसके संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। याद रखना है, निषेचन दो टाइप का होता है, एक अंतः निषेचन, एक होता है बाह्य निषेचन। और मनुष्य में जो निषेचन की क्रिया होती है वो होती है अंतः निषेचन की क्रिया। तो यहाँ पूछा है कि अंडाणु संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ऑप्शन बी हमारा निषेचन कहलाता है। तो आज के देखिए इस चैप्टर से 50 क्वेश्चन किए हैं जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप लोगों को या में अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।